कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। यारीपुरा कुलगाम के सरसोना डेरपुरा में फायरिंग के तबादले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतल्लिक इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया था। इस दौरान दहशतगर्दों के साथ राब्ता कायम हुआ और फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। डेरपुरा कुलगाम इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां कुछ देर पहले जो है यहाँ एक कॉन्टैक्ट जो है एस्टैब्लिश हुआ है टेररिस्ट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान, और इस पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में ले लिया है। और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से मैं कहूँ थोड़ा आपको दिखाएंगे, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं डेरपुरा सुरसुना कुलगाम इलाके में, और यहाँ कुछ देर पहले जो है फायरिंग का वाकया जो है वो पेश आया है। उसके फ़ौरन बाद इस पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया है। और हालांकि हम आपको बताएं कि ये इलाका जो है ये काफ़ी घना इलाका है, बागात से भरा है, सेब के बागात से भरा इलाका है, और इस इलाके में जो है अभी तलाशी जो है कार्रवाइयाँ शुरू हो गई है, सर्च ऑपरेशन जारी है और पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में ले लिया है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर बड़ी मर्ग शोपियां के इलाके में भी सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है और फायरिंग के मुख्तसर तबादले के बाद कुलगाम और शोपियां की सरहदों पर बड़े पैमाने पर तलाशी का अमल जारी है। दक्षिणी कश्मीर के ज़िला शोपियान और कुलगाम के बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ देर पहले गोलियों की आवाज़ सुनाई दी गई और आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो जवान है वो इस वक्त बिल्कुल यहाँ पे है, पोजीशन में है और अभी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये बताया जा रहा है कि फ़िलहाल जो है जहाँ फायरिंग स्पॉट है बिल्कुल वो यहीं पे है। तो अब दोनों तरफ से यानी कि कुलगाम और शोपियान की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। फ़िलहाल अभी क्या मिलिटेंट्स के साथ क्या कॉन्टेक्ट होगा ये फ़िलहाल कब वक्त होगा। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियां। IGBSF जम्मू जोन दानिश कुमार ने कहा है कि हमारा पड़ोसी मुल्क हमेशा दरअंदाजी की कोशिश करना चाहता, लेकिन सरहदी ग्रिड बहुत ताकतवर है, किसी को भी दरअंदाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। कुमार ने कहा कि हमारे सिपाही सरहद पर पूरी तरह चौकस है और किसी भी दहशतगर्द को हिंदुस्तानी हदूद में दाखिल नहीं होने देंगे। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ फौज दहशतगर्दों से निपटने में कामयाब हो रही है। उन्होंने अपने राजौरी दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकज ने उन्हें तमाम वसाइल फराहम किए हैं और वो दरअंदाजी पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। कोहरा भी हर साल आता है और उसके निपटने के उपाय हमारी सभी जितनी भी फोर्सेज हैं उनके पास हैं और हर साल इसका निगरानी की जाती है। उसी प्रकार से इस साल भी करेंगे। हमारा पड़ोसी देश है, उसका प्रयास हमेशा ही रहता है कि कुछ न कुछ कार्रवाई घुसपैठ की इस प्रकार की करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस प्रकार से अभी हमारे पास बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड है और उसमें जो हमारे पास साजो सामान है, मैन पावर है, तो इस प्रकार की कोई भी उसकी प्रयास जो है वो सफल नहीं होने दिया जाएगा और बिल्कुल बॉर्डर को सेफ रखा जाए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने श्रीनगर के जालडगर इलाके में एक 2 मंजिला रिहायशी मकान को अटैच कर दिया है। इस साल फरवरी में 2 गैर मकामी अफराद के कत्ल से मुंसलिक केस के सिलसिले में कार्रवाई की गई। 10 मरला अराजी पर बनाया गया मकान आदिल मंजूर लंगू का है, जो इस वक्त जेर हिरासत है। लंगू पुलिस स्टेशन शहीदगंज में दर्ज एक FIR में मुलजिम है। बाद में इस केस को मजीद तहक़ीक़ात के लिए NIA के हवाले कर दिया गया था। ये मुकदमा 7 फरवरी 2024 को शाला कदल करफली मोहल्ला हवा कदल श्रीनगर में 2 गैर मकामी अफराद के कत्ल से मुतल्लिक है। NIA की टीम ने आज इस प्रॉपर्टी को अटैच किया। फरवरी में दहशतगर्दों ने पंजाब के 2 गैर मकामी अफराद अमृतपाल सिंह और रोहित माशी को गोली मारकर हलाक कर दिया था। हमले के बाद पुलिस ने मुतादिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। वन नीरित गए 2 रेतन अमीन बालनस वानस पे नवा बाजार तिस पर गर शाम पर अन पता पानस कर गो अटैक क्या गो ओका दोपन मे मम्मी च का बूथ किन बह पर नमाज बस बे गिन यह न कुन तंजीम समिस ओकुन जहन तेल वुचन मज माज निश हेरकन बे गिन अमिस मोल कर मजूर सह चलावा गाड़ ड्राइवर बह गा घाटस पे मजूर बह कर अपील
ये अगर मंजूर आम तुम कोरुक दपान ना यह कोरुक अटैक क्या तुम कोरुक वही हेतुक नमन कह हयक जजस वही हम 3 लड़क जजस हेक नमू हयमत कहें यह रोट NI वालों केस नुक जम ओतर तमन पीशी नईम पत गई बह वकील में तमन मम्मी तम दोप आदिल सोबन तौर ये मुलाकात गई सेंटर जेल दोपन मम्मी अस ना हिस कन पीशी अस क्या हवान मे खबर यमन क्या गो सह कुन तंजीम सह तमिस कह फोन कर कह गर यवान बस हो दाऊद परा एमसी सत कॉलेज MP कॉलेज सह बेगुना खुदा सुन तुम सह बेगुना। तबके के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ और उनमें मगरबी पाक और POK रेफ्यूजीज़ भी शामिल है। इन रेफ्यूजीज़ की तादाद 7 लाख से ज़्यादा है और उन्हें शहरियत, वोटिंग, नौकरी और सियासी हकूक़ मिले हैं। यही वजह है कि ये रेफ्यूजीज़ भी जम्मू कश्मीर असम्बली में करारदाद की मंजूरी पर नाराज़ है जिसमें खसूसी हैसियत का मुतालबा किया गया। ये लोग रोज़ाना की बुनियाद पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ एहतजाज करें। उन्होंने नायब वज़ीर आला जयचंद करार देकर इस करारदाद को पेश करने और जम्मू के लोगों के मफादात के खिलाफ काम करने पर एहतजाज किया। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि स्पेशल स्टेटस तो बेसिकली जम्मू में होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये एक शुरू से एक ऐसी रियासत रही है जहाँ स्पेशल स्टेटस ने जम्मू के लोगों को फ़ायदा दिया। लेकिन जो हमारे परिवार थे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो 1947 में आए थे, हमारे परिवारों को, गोरखा समाज को और वाल्मीकि समाज को इन्होंने जम्मू की नागरिकता से वंचित रखा। ये बहुत एक दर्दनाक वाक़या था। 75 सालों के बाद पहली बार हमने यहाँ वोट डाले हैं। तो हम चाहते हैं कि ये धारा 370 अगर ये ख़त्म हुई है तो ये दोबारा नहीं आनी चाहिए। ये कश्मीरियत की एक सोची समझी साजिश है और एक चाल है। उनको पता था कि अगर कश्मीर वाले करते तो शायद जम्मू वाले नाराज़ हो जाते, एंटी कन्वेंसी बनता। एक आस मिल गई थी एक जीने की, क्योंकि हमें लगता था कि हमारे जो आगे बच्चे हैं वो नौकरी कर सकते, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। क्योंकि पहले हम किसी भी स्टेज पे खड़े होते थे तो हमें एक ही बात बोली जाती थी कि आप जो जहाँ के नुमाइंदे हैं उनके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक किस्म की गाली है। तो उसके लिए हम बिल्कुल विरोध करते हैं। खुली सांस ले रहे हैं तो खुली सांस में रहें तो अच्छा है। उन्होंने मतलब फिर दोबारा हैं तो वो तो हमारे लिए गलत है ना, वो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे लबाराम जो हैं वो लीडर हैं, उनके साथ मिलकर हम सड़कों पे भी आना पे तो हम आएंगे ज़रूर। ये कहते थे आप वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, आपका कुछ नहीं बन सकता, लेकिन जब से ये मोदी साहब आए हैं तो हमारे लिए उन्होंने इतना कुछ किया है कि हम खुश हैं इतने। अगर 370 दोबारा वापस आएगी तो हम सड़कों पे भी निकलेंगे, हर जगह विरोध करेंगे। इतनी देर के बाद हमको 70 साल के बाद आज़ादी मिली है और ये आज़ादी हमारे से फिर कौन लेना चाहते हैं। बस आज हमको वोट पाने का हक मिला है। कितनी देर के बाद हमारी जो परिवार है, हमको वोट पाने का हक नहीं था, पहली बार हमने वोट डाला है, इसलिए हमको मंजूर नहीं है। जम्मू कश्मीर असेंबली में खसूसी हैसियत के हवाले से करारदाद मंजूर करने पर तनाज़ा थम नहीं रहा। यूथ पनुन कश्मीर के सदर विठल चौधरी ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सियासत का मामला है और जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें आर्टिकल 370 को वापस लाकर पुरानी सूरत हाल पैदा करना चाहती है। देखिए, पहली बात हमें ये मानना पड़ेगा कि भारत का जो संविधान है पूरे भारत में जैसे हर प्रांत में होता है वैसे ही कश्मीर में भी लागू होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमने इसका विरोध इसलिए किया कि हमें ये लगता है जो कश्मीर में हमारे जलाए वतनी का मुख्य कारण रहा है वो धारा 370 रहा है और वहाँ का एक स्पेशल स्टेटस जो एक साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन भारत के साथ कश्मीर की रोकता था। अब ये वही पार्टियां उसको वापस लाने का काम कर रही हैं, ये वही पार्टियां जो हमारे जेनोसाइड के इनेबलर्स रहे हैं। तो इसका हम विरोध करेंगे और ये हमें बताना भी जरूरी है कि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस क्यों मिलना चाहिए, उसमें क्या मुख्य कारण है कि स्पेशल क्या वो एक इस्लामिक बहुल प्रदेश है इसलिए उसको स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। तो अगर वो ऐसा मिलना चाहिए तो भारत तो सेक्युलर कंट्री है, एक सेक्युलर देश में एक इस्लामिक स्टेट को अलग स्टेटस क्यों दिया जाए। देखिए, पहली बात हमें ये समझना है कि 370 अभी कश्मीर में वापस नहीं आ सकता। वो हमारे संविधान सभा, हमारी पार्लियामेंट ने भी उसको एक एब्रोगेट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी उसको मान लिया है कि अब इसको वापस नहीं आएगा। ये बहुत एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, हमने जिसको सरकार ने एक्सप्लोर किया और उसको हटा दिया। अब ये जो ला रहे हैं अपनी लोकल पॉलिटिक्स के लिए उनको शगुफा दिखा के खुश कर रहे हैं। पहले आज़ादी का तंज दिखा के उनसे पत्थरबाजी करवाते थे, आतंकवाद बढ़ाते थे। अब 370 वापस लाएंगे तो उसके लिए समर्थन लाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो नहीं आ सकता 370।
बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में कभी भी दफा 370 की वापसी की इजाजत नहीं देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कारकुनान और इसके कानून साज इसे कभी भी किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। चुग ने कहा कि एनसी और कांग्रेस जैसी पार्टियां अवाम की नजरों में बेनकाब हो चुकी हैं। सभा के पवित्र सदन का प्रयोग पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए कर रहे हैं, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की वचनबद्धता है। ज़ीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म पर हमने काम किया है। लगातार आतंकवादी भी कम किए हैं, आतंकवाद की संख्या भी कम की है, आतंकवादियों की आयु भी कम की है और हम उस पर काम करते रहेंगे। पर मैं यहाँ कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी 370 पर अपना स्टैंड स्पष्ट करे और जिस तरह से कांग्रेस की चुप्पी है, ऐसा लग रहा है पाक सपोर्टेड सोच के साथ, पाकिस्तान के सोच के साथ कांग्रेस के हाथ मिले हुए हैं। हैंड इन ग्लव्स पाकिस्तान की सोच को देश के अंदर सपोर्ट कर रही है कांग्रेस पार्टी। नहीं तो कांग्रेस पार्टी के नेता मैं राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी वडेरा, उनसे निवेदन करूंगा कि जम्मू कश्मीर की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि 370 पर आपका स्टैंड क्या है। सीबीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बड़ी खबर सामने आई है। याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सीबीएस से सभी सुविधाओं को वापस लेने का आदेश दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बड़ी खबर है। याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सीपीएस से सभी सुविधाओं को वापस लेने का आदेश दिया गया है। तो सीपीएस के हवाले से आपको बता दें, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी सुविधाओं को वापस लेने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सीपीएस से सभी सुविधाओं को वापस लेने का आदेश दिया गया है। हमारे साथी राजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मजीद तफसीलात दे इस हवाले से जो इस पिटीशन पर हाईकोर्ट का फैसला आया है, इस हवाले से। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से इस वक्त मिल रही है और जो हिमाचल प्रदेश पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एक्ट 2006 था उसको हिमाचल हाईकोर्ट ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब जो सीपीएस की नियुक्ति हिमाचल सरकार की तरफ से की गई है वो हिमाचल हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दी है और अब हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हिमाचल सरकार को सीपीएस को तुरंत प्रभाव से हटाना होगा। जब जजमेंट पढ़ती बार न्यायाधीश की तरफ से जो डबल बेंच थी उसकी तरफ से पूरा मामला सुना, काफी लंबी सुनवाई इसकी रही और जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस बीसी नेगी, बिपिन चंद्र नेगी, उनकी बेंच में यह सुनवाई होती रही और अब आज जब फैसला सुनाया तो जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की तरफ से सीधा कहा गया कि तुरंत प्रभाव से तमाम सुविधाएं जो सीपीएस को दी जा रही है वो वापस ली जाए। इसके अलावा तुरंत प्रभाव से तमाम 6 के 6 सीपीएस को तुरंत प्रभाव से हिमाचल सरकार को हटाना होगा। तो बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश की राजनीति के तौर पर अगर हम देखें तो ये एक बड़ा फैसला है और अब इसके हिमाचल की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर रहने वाले हैं ये जरूर देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी जब राज्यसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त क्रॉस वोटिंग हमने देखी थी कांग्रेस के विधायकों की तरफ से, जो जरूर एक गुटबाजी थी वो उस वक्त निकलकर सामने आई थी और इस गुटबाजी को शांत करने के लिए ही मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की तरफ से उस वक्त जब कैबिनेट विस्तार हुआ था तो उस वक्त ये 6 सीपीएस नियुक्त किए थे, लेकिन अब ये दोबारा पद से बाहर हो गए हैं। तमाम सुविधाएं वापस लेने के आदेश हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, तुरंत प्रभाव से इनको हटाने के आदेश हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। तो काफी हम कह सकते हैं हिमाचल की राजनीति में अब काफी
की कोई हलचल देखी जा सकती है। बड़ा झटका हिमाचल सरकार के लिए हो सकता है। कोई रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं? अभी तक कुछ रिएक्शन आ पाया हो? बिल्कुल बिल्कुल मुनाजा, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि सीपीएस की नियुक्ति अवैध है, सीपीएस की नियुक्ति अवैध है और ऐसे में जो सीपीएस की नियुक्ति अवैध है और हिमाचल प्रदेश जो घाटे में चल रहा है वो जो घाटे में चल रहा है हिमाचल प्रदेश, तो ऐसे में सीपीएस के ऊपर जो खर्च है वो अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। और लेकिन इसके बाद जब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का लंबी सुनवाई चली और इसमें कई चीजें रखी गई, कई बातें कही गई और अब जो आज हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब जो है तो हिमाचल, बिल्कुल हमारे साथ एडवोकेट जुड़ चुके हैं जो पूरी सुनवाई के दौरान यहाँ पर क्या अपील आपकी तरफ से दायर की गई थी और अब कोर्ट की तरफ से क्या फैसला है, सीधे तौर पर क्या कोर्ट ने कहा? कोर्ट ने इस नियुक्तियों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने ये माना है कि जो ये एक्ट था, ये एक्ट इसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं थी और कोर्ट ने आदेश दिया है कि तुरंत प्रभाव से जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं इनको विड्रॉ कर दिया जाए। तो सीपीएस हटेंगे या विधायक के तौर पर भी इनको सदस्यता होनी होगी, इसके ऊपर कोर्ट की तरफ से क्या? इसमें अभी हमें जजमेंट से गो थ्रू होना पड़ेगा। जजमेंट अभी डिटेल में अभी हमने भी रीड नहीं किया क्योंकि जजमेंट अपलोड नहीं हुई है। अभी सिर्फ बिंदुओं के ऊपर ही बात हुई कोर्ट में। कोर्ट ने जिन बिंदुओं के बारे में कहा, मेंटेनेबिलिटी के बारे में कहा, फैसिलिटीज़ के बारे में कहा और सीपीएस की नियुक्तियों के बारे में कहा, वो मैंने आपसे शेयर किया कि कोर्ट ने कहा कि जो पटिशन्स हमने फाइल की थी जो हाई कोर्ट में वो मेंटेनेबल है। कोर्ट ने दूसरा कहा कि ये जो एक्ट था 2006 का ये इसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं थी। कोर्ट ने तीसरा कहा, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस मतलब हिमाचल प्रदेश विधानसभा को इस एक्ट को बनाने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि कानून में इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो उसी को हमने चैलेंज किया था। और तीसरा कोर्ट ने माना कि जब एक्ट ही नहीं है तो इसलिए इनकी जो सीपीएस की नियुक्तियां हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से इमीडिएटली जो है उसको रद्द किया जाए। कोर्ट ने एक और शब्द का प्रयोग किया, विमलांशु रॉय की बात उन्होंने की, क्या ये पूरा मामला है उसके साथ मैच करते हुए देखा, वहां क्या हुआ था? विमलांशु रॉय जो है वो स्टेट ऑफ असम की जजमेंट है, एक स्टेट ऑफ मणिपुर की जजमेंट थी, उसको हमने आधार माना था। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जब सरल शब्दों में कहा जाए जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती हैं वो लॉ ऑफ लैंड है और वो जब तक उसको कोई बड़ा बेंच या उसको रिव्यू नहीं करता है या कोई बड़ा बेंच उसके ऊपर कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता है तब तक वो फैसला मान्य होता है और लागू होता है। हमने उसी को ही आधार मानते हुए कोर्ट में चैलेंज किया था। हमने कहा था कि स्टेट ऑफ असम की जजमेंट और स्टेट ऑफ मणिपुर की जो जजमेंट है उसके आधार पर ये एक्ट जो है कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं है और ये नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं और कोर्ट ने हमारी बात को माना और आज जो है उसका नतीजा ये है कि कोर्ट ने इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट 1971 का एक्ट सेक्शन 3 वाली बात है, उसके ऊपर कुछ हुआ या उसके ऊपर कुछ उस तरफ बढ़ने की कुछ गुंजाइश कोर्ट की तरफ से दी गई है? देखिए राजेंद्र जी, सेक्शन 3 ये जो एक्ट था इसको ये हमारा जो ग्राउंड ई था उसमें हमने इसको चैलेंज किया था और सेक्शन 3 में हमने ये कहा था कि इसको क्वैश किया जाए। मैंने जैसे कहा कि अभी डिटेल में जजमेंट नहीं आई है, डिटेल में जजमेंट जब आएगी उसको पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि कोर्ट की उसमें किस तरह की ऑब्जर्वेशन और कोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तभी हम अपनी प्रतिक्रिया आगे दे पाएंगे। मतलब अभी तक ये जो 6 सीपीएस हटाए गए हैं ये विधायक के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहेंगे लेकिन सीपीएस के तौर पर अब सेवाएं नहीं देंगे। इसमें अभी मैं कोई भी तर्क देना नहीं चाहूँगा क्योंकि अभी हम जजमेंट से गो थ्रू नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ जो कोर्ट में जजमेंट सुनी है उसी के आधार पर जो 4-5 बिंदु थे उसके बारे में मैंने आपसे बात की है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एडवोकेट वीर बहादुर वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और शुरुआत से इन्होंने इस पूरे मामले को लड़ा। इन मामले की पैरवी भाजपा विधायक सतपाल सत्ती और जो 11 अन्य विधायक हैं उनकी तरफ से जो मामला दायर किया गया था इन्हीं के माध्यम से दायर किया गया था। लेकिन बड़ी जो बात निकलकर सामने आई है वो यही है कि 6 के 6 सीपीएस को हिमाचल सरकार को हटाना होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो अभी इन्होंने जिक्र किया कि 3 बातों का जिक्र इनकी पिटीशन में किया गया था। पहला, जो 2006 का एक्ट है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का, उसको निरस्त किया जाए, उसको निरस्त कर दिया गया है। जो दूसरी बात इनसे कही गई थी कि इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल सीपीएस की नियुक्ति है उसको किया जाए, वो बात इनकी तरफ से कर दी गई, वो हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया। लेकिन जो तीसरी बात है और सबसे महत्वपूर्ण मांग इनकी तरफ से थी कि जो 1971 का एक्ट है सेक्शन 3 जिसमें सीपीएस फॉल करते हैं और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बाहर जाते हैं, उसके ऊपर फिलहाल बर्बली कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अब इंतजार करना होगा कि ऑर्डर में क्या कुछ उस एक्ट के बारे में
कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, लेकिन बड़ा और ऐतिहासिक फैसला हम कह सकते हैं ये है। ऑप्शन जरूर हैं, लीगल ऑप्शंस हमेशा रहती हैं दोनों पक्षों के पास, क्योंकि इसके आगे अभी बहुत बड़ा रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट इसके आगे है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके आगे है, तो मामला जरूर चलेगा, आगे जरूर बढ़ेगा। जो जिस प्रकार से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं दोनों तरफों की तरफ से, भाजपा और कांग्रेस की तरफ से, ये उम्मीद जरूर लगाई जा सकती है कि ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सीपीएस को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश ये बता दीजिए राजन की सीपीएस सुविधाओं को जो आदेश आया है कि उनको वापस लिया जाएगा ये तमाम सुविधाओं को, ऐसे में इसके रेपरकशंस क्या होंगे, यानी कि ये सुविधाएं हट जाने के बाद के चेंज हमें क्या देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से गाड़ी और रेजिडेंस की हम बात कह सकते हैं, या फिर अन्य जो स्टाफ है, एडिशनल स्टाफ है, उसकी बात कह सकते हैं हम। ऑफिसेज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रोवाइड करवाए गए हैं, उसकी बात कह सकते हैं, या फिर अन्य चीज़ें जो पिटीशन में भाजपा की तरफ से दायर की गई हैं उनको अगर मेंशन करें तो एक लंबी लिस्ट बन सकती है। लेकिन ज़रूर एक कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से उन पावर्स को एक्सरसाइज किया गया जो अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कही गई हैं, तो बड़ा झटका सरकार के लिए इस तरीके से ज़रूर हो सकता है। हालांकि अभी तक जो डिसीजन आया है उससे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर जो गणित विधायकों का है, दोनों राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस का है, उसके ऊपर इस फैसले से फिलहाल कोई फर्क दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस विधायकों की संख्या 40 ही रहेगी, भाजपा विधायकों की संख्या 28 ही रहेगी। लेकिन जो नियुक्ति है उसको जरूर हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से अमान्य किया गया है। अब देखना होगा कि जो तीसरी प्रेयर थी याचिका में भाजपा की तरफ से की गई, उस प्रेयर के ऊपर क्या कमेंट हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से किए जाते हैं, क्योंकि वही फिर आगे अगर कोई लीगल बैटल होता है, लीगल फाइट होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में या अन्य स्थानों पर, वो फिर उसी कमेंट के आधार पर दोनों पार्टीज आगे जाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया राजन आपका। तो सीपीएस के तहत मिलने वाली सुविधाओं को वापस लिया जाएगा, हाईकोर्ट का आदेश। कश्मीर की खबरें आगे जारी रहेंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमा और एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद ने श्रीनगर ग्रेनेड हमले में जख्मी होने के बाद फौत होने वाली आबिदा कौसर के अहले खाना से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। शेख खुर्शीद ने सोगवार खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि वो उनको मुआवजा फराहम करे, जिसमें एक्सग्रेशिया और नौकरी भी शामिल है, जैसा कि जम्मू में दहशतगर्दी के मुतासरीन को दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात अफसोसनाक हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकाम को जम्मू कश्मीर के तमाम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। डिमांड रहेगी सरकार से कि जिस तरह जब भी कोई इस किस्म के वाक़यात जब होते हैं तो आप जो है उसके बाद जो एक्सक्रेशिया या बाकी जो इमदाद है मैक्सिमम पॉसिबल जितना भी आप करते हैं तो वो इमदाद मिलनी चाहिए फैमिली को, बच्चों को। ऐसा ना हो कि डिस्क्रिमिनेशन इसमें भी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि अगर अनफॉर्चुनेटली देखिए एक इंसान का कत्ल तो पूरी इंसानियत का कत्ल है, कोई भी मरे, चाहे ये हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये जम्मू का हो, ये श्रीनगर का हो, ये संबल का हो, हर इंसान जो है इंसान की जान की कीमत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हम ये सरकार से अपील करते हैं कि जिस तरह जब वीडीसी मेंबरान या जो जम्मू में जब भी कोई इस किस्म का वाक़ा हुआ, उन्हें जिस तरह से जो आपने एक्सक्रेशिया दिया या उसके बाद जो उन्हें आप सरकारी नौकरी वगैरह फराहम करते हैं, तो इसी तरह जो है आप यहाँ भी, चूँकि हम भी इंसान हैं, हम चाहते हैं कि इन बच्चों की जो रिहेबिलिटेशन के लिए, इस फैमिली की रिहेबिलिटेशन के लिए भी जो है एक ही नज़र की जाए और सबको जो है एक ही मुआवजा मिले। दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए और वीडीजी मेंबरान और फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। इन जवानों ने किश्तवाड़ में अपनी जानें गंवाई हैं।
डोडा में साबिक फौजियों की लीग ने मकामी लोगों के साथ भदरवा में रैली निकाली और उन्होंने किश्तवाड़ में फौजी जवान और 2 VDGs की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश किया और उनके अहल खाना से ताज़ियत की। भदरवा के सेरी बाजार पार्क में खराज अकीदत पेश करने की तकरीब का इनकाद किया गया। यहाँ पर जो भी दुकानदार भाई है, जो देशभक्त है, वो भी आज यहाँ पर हमारे यहाँ इन जो चित्र हैं ये इन शहीदों के, इन पर ये फूल बरसाएंगे। हम ये घाटा और ये देश ये घाटा पूरा नहीं कर सकता, मगर ऊपर वाले ईश्वर से हम यही दुआ कर सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस देश के लिए, उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे। हमारी सेना संघर्ष है, पीछे लगी हुई है, मगर हमारे बीच में, हमारे देश में कुछ चंद लोग हैं जो इनको खाना परोसते हैं, उनके गाइड का काम करते हैं, जो इनको पनाह देते हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये ऊपर से भी उद्देश्य मिले हुए हैं कि उनके पहले तो उनके घर जमीन बोस करा दिए जाएंगे और जिन्होंने पनाह दी है उनके सख्ती से सख्ती निपटा जाए। आज का हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें हम यही सब लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि जैसे भी ये घटनाएं हो रही हैं, जैसे किश्तवाड़ में हो गया और भी बहुत सारी घटनाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं, इस घटना को देखते हुए हमारी आर्मी सक्षम है, ऐसा कोई इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन यहाँ के जो जनता भी है, कोई भी आदमी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। और साथ में हम ये चेतावनी देते हैं कि अगर ऐसी घटनाएं और हुई तो हम जो है आर्मी के कंधे से कंधा मिला के हम आर्मी के साथ हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने गुज़श्ता 75 सालों में बहुत कुछ देखा है, जानो माल का नुकसान हुआ है। सिंतास मुआहदा वो वाहिद मुआहदा है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के बाद भी साबित कदम रहा। मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम खसारे में हैं, इसलिए वो उमर से पूछना चाहते हैं कि ये शेख अब्दुल्ला ही थे जिन्होंने सालार प्रोजेक्ट हिंदुस्तान को दिया और फिर फारूक अब्दुल्ला ने अपने दौर में NHPC को तकरीबन 4 पावर प्रोजेक्ट दिए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी फ़कत एक ऐसा मुआहदा है जो जंगों के बावजूद, आपस में तनाव के बावजूद कायम रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से जम्मू कश्मीर को नुकसान है। बीजेपी का नैरेटिव है, पिछले कई साल से वो नैरेटिव, वो बीजेपी इंडस वाटर ट्रीटी को एक इशू बनाना चाहती है। और उमर साहब का ये कहना कि हमारा नुकसान है, हम बिजली पैदा नहीं कर सकते हैं, तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं क्या वो हमारी है। हम तो कहते हैं कि हमें नुकसान है कि हम ज्यादा बिजली क्यों नहीं पैदा कर पाते हैं, पानी का ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं। पर मैं ये पूछना चाहती हूं कि जो बिजली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या वो हमारी है। देखिए, मरहूम शेख साहब जब यहाँ के वजीर आला थे तो उन्होंने सालार प्रोजेक्ट NHPC को दे दिया, यानी हमारे हाथों से वो प्रोजेक्ट निकल गया। उसके बाद जब फारूक साहब वजीर आला बने 96 में, उन्होंने 7 पावर प्रोजेक्ट NHPC को हैंड ओवर कर दिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मेरा ये है कि उमर साहब का और हम लोगों का फोकस होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे पावर प्रोजेक्ट है, कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट जो PDP ने बीजेपी के साथ जब सरकार बनाई थी तो एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी ने अग्री किया था, उसको रखा था। कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट, जैसे रंगराजन कमेटी बनी थी, उन्होंने भी वो रिकमेंड किया है, वो हमें वापस दे, हमें कंपनसेट करे। अगर आप पावर प्रोजेक्ट वापस नहीं देते हो तो फिर हमें पैसा दो, क्योंकि आप पूरे मुल्क में घूमते हो बीजेपी वाले, कहीं 200 यूनिट, कहीं 300, कहीं 400 यूनिट फ्री बिजली देते हैं। तो जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी रियासत है जो बिजली पैदा करने के बावजूद अंधेरे में रहती है। हमारी बिजली NHPC को जाती है, फिर वो हमको बेचते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बजाय इसके कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को एक इशू बनाएं और दोबारा और ज्यादा तनाव मुल्क के 2 मुल्कों के अंदर पैदा करें, जिसका खिमियाजा बीजेपी को तो फायदा होगा, वो पूरे मुल्क में इसको इशू बनाएगी, जैसे 370 को बनाया है। इसी तरह ये अगर इशू बनता है, इसमें अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है इंडस वाटर ट्रीटी, उसका खिमियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को हमें भुगतना पड़ेगा। बीजेपी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पंजाब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राजस्थान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जम्मू कश्मीर को के ऊपर और भी मुश्किलात आएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बडगाम के कोर्ट में एक केस में बतौर गवाह और मुद्दई पेश हुए और बताया जा रहा है कि 2017 में बडगाम पुलिस ने 419 RPC के तहत केस दर्ज किया था।
बताया जा रहा है कि एक शख्स ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कुछ मदद मांगी थी, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने पुलिस से वेरिफिकेशन का मुतालबा किया था और इसके बाद पुलिस ने वेरिफिकेशन शुरू करके पाया कि मुतल्लिका अशखास गलत है और केस दर्ज किया गया। इसी केस के सिलसिले में फारूक अब्दुल्ला कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बाद में कोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स काफ़ी छोटा है और बडगाम के लिए अब हुकूमत नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगी। साथ ही उन्होंने आए रोज़ हो रहे एनकाउंटर्स पर कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिसमें वो फ्रॉड किया था तो मैं उसी के लिए आया था। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि यहाँ नए कोर्ट की ज़रूरत है। ये कोर्ट जो है, ये बिल्डिंग जो है, अब ये यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा है, अभी वार्ड से मिला था, कि हमारे लिए नया कोर्ट बनाया जाए। ज़मीन इनने देख ली है। इंशाअल्लाह हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे और ख़ासकर मसूदी साहब, जो जस्टिस मसूदी हैं, वो इसको देखेंगे कि नया कोर्ट यहाँ बने जिसमें मॉडर्न फैसिलिटीज हो और यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो। ये काउंटर्स मैंने पहले भी देखे हैं, आगे भी देखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में फाउंडेशन वीक के इख्तितामी तकरीब पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने टेक एक्सपो का इफ्तिताह किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रूमशू, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मोहम्मद मुबीन और डायरेक्टर स्किम्स मोहम्मद अशरफ गनाई भी मौजूद थे। सिन्हा ने कहा कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने कलील मुद्दत में अपनी अलग पहचान बनाई है। हर एक धर्म, हर एक पंथ, हर एक उपासना पद्धति में एजुकेशन सबसे पवित्र माना गया। सभी संस्कृतियों ने एजुकेशन को चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा और एकमात्र माध्यम माना है। सभी सभ्यताओं ने अपने आराध्य देव एडोरेबल गॉड से यही प्रार्थना की है कि उसे ऐसी शिक्षा मिले ताकि वह स्वयं नई खोज, नए इन्वेंशन, इनोवेशन के लिए कैपेबल बन सके। आज हमारे चांसलर साहब जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी है, वो आए थे वैलिडिटरी फंक्शन में और आपने सुना उनको भी कि कैसे IUST ने जो अचीवमेंट्स किए हैं, खासकर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द NEP 2020 और सारे जो एक्टिविटीज़ यहाँ हमारे NEP के हवाले से हो रही है, दैट इज़ टू प्रोड्यूस अ स्किलफुल एम्प्लॉयबल यूथ। और सारे हमारी जो एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही है इन्हीं के हवाले से। ऐसे कोर्सेज हमने स्टार्ट किए यहाँ IUST में, जहाँ जो जॉब ओरिएंटेड है, स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़, बहुत से ऐसे इश्यूज़ हमने यहाँ रिजॉल्व किए। या हमारा जो रिसर्च की जो आउटरीच है, या आउटरीच जो है कम्युनिटी के हवाले से या गारमेंट या इंडस्ट्री के हवाले से, आपने देखा उसको हमने कैसे यहाँ सेलिब्रेट भी किया। बच्चों की रहनुमाई और फलाह बहबूद के मरकज़ और इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस कश्मीर ने कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में बच्चों की जहनी सेहत और नफ्सियाती मदद के बारे में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। वज़ीर सेहत सकीना ईतू मेहमान ख़ुसूसी थी। इस तक़रीब को यूनिसेफ इंडिया के ने ताउन किया और सकीना ईतू ने कहा कि बच्चों की जहनी सेहत के अहम पहलुओं पर तवज्जो देने की काफ़ी ज़रूरत है। वन डे कॉन्फ्रेंस ये हम कमेमोरेट कर रहे हैं 5 years ऑफ चाइल्ड सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारा ये मोटो है कि वी हैव बीन डूइंग दिस सर्विस सिंस लास्ट 5 years, पिछले 5 साल से अराउंड 34,000 बच्चों को हमने आज तक देखा है वहाँ पे। और फील्ड में जो हमारा काम है, इनफैक्ट जब हम रिपोर्ट लॉन्च करेंगे तो वो आप देखेंगे कि हमारा फील्ड में काम क्या है। तो इस टाइम हम इसमें जो स्टेक होल्डर्स हमारे हैं, डिफरेंट जो बच्चों के साथ काम करते हैं, जैसे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, ICPS है, ICDS है, या पीडियाट्रिशियंस हैं, तो वी आर एक्चुअली डूइंग दिस कॉन्फ्रेंस टू कमेमोरेट दोज थिंग्स विच वी हैव बीन डूइंग सिंस लास्ट 5 years। तो इसमें हमारा एक ये है कि अगर हम फोकस करेंगे चाइल्ड मेंटल हेल्थ पे, जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पे ड्रग अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है कश्मीर में, तो हमारा एक मोटो है कि अगर चाइल्ड मेंटल हेल्थ अच्छा हुआ तो दे वोंट बिकम फ्यूचर ड्रग एडिक्ट्स। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए और आपके लिए भी, जो हमारे बच्चे हैं उनका जो फ्यूचर है
that should be secured. देखेंगे क्या है रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो सही बात है। पिछले साल 5 साल में कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन अभी शुरुआत हो गई। कुछ लेक्चरर्स की पोस्ट, कुछ प्रोफेसर्स की पोस्ट, कुछ टीचर्स की पोस्ट, चाहे डीपीसी के ज़रिए हो चाहे वो रिक्रूटमेंट बोर्ड के ज़रिए हो, उनका सिलेक्शन बहुत जल्द हो जाएगा और रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो उस पर फिर से काम किया जाए। चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ उस पर बात हो रही थी, तो क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है, खासकर कश्मीर जो है, यहाँ बहुत डिप्रेशन का शिकार है, एंग्जाइटी का शिकार है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो यंग हमारे जवान हो, चाहे वो ओल्ड एज फैक्टर ही हो। उस चीज़ को देखना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा ताकि हम इन चीज़ों से जो है लोगों को रोक सके। ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है और इंशाल्लाह उस पर हम काम करेंगे। जो भी हम कर सकते हैं वो करने की ज़रूरत है, जो भी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे वो। रियासी जिले में यात्रियों से भरी बस और एक मिनी बस में टक्कर हुई और इस हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये लोग भगवान शिव के दर्शन करने जा रहे थे जब उनकी बस रियासी से चंद किलोमीटर पहले 16 गांव के करीब हादसे का शिकार हो गई और वो एक खाली मिनी बस से टकरा गई। ड्राइवर मौके से फरार हो गया, लेकिन इंतजामिया की टीम मौके पर पहुंच गई। रियासी के डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन भी मौके पर पहुंच गए और हालात का जायजा लिया। अकीदतमंदों को यकीन दिलाया गया कि इंतजामिया उनकी मदद के लिए हाजिर है। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हाँ, महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार में जुटे सीएम नायब सिंह सैनी ने न्यूज 18 से की एक्सक्लूसिव बातचीत। बोले महाराष्ट्र में भी चलेगा बीजेपी का जादू। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के विवादास्पद बयान पर कहा कांग्रेस खो चुकी है अपना संतुलन। पानीपत में मंदिर से लौट रही महिला से लूट, सोने की चेन और लॉकेट छीन के भागे 2 बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हरियाणा में डेंगू के मामलों में तेजी से वृद्धि। सबसे ज्यादा पंचकुला में 1200 से ज्यादा डेंगू के मरीज, तो अंबाला और यमुनानगर में भी पांव पसार रहा है डेंगू। भवानीपुर में शहद किंग के नाम से किसान सुभाष ने बनाई अपनी पहचान। कपाल मोचन मेले में लगा रहे 27 तरह के शहद के स्टॉल। सोनीपत के पीडब्ल्यूडी बी&आर विभाग में बढ़ता जा रहा है भ्रष्टाचार। साल 2022 में सौंपा गया था विभाग को रिटेनिंग वॉल का कार्य। अधिकारियों ने कागज ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बांडीपोरा गुरेज सड़क को आज ट्रैफिक के लिए दोबारा बहाल किया गया। ये सड़क 11 नवंबर को बर्फबारी की वजह से बंद हो गई थी। बीकन फौज और पुलिस ने काबिल सताइश ऑपरेशन के दौरान इस पर फंसी 20 गाड़ियों को हिफाजत के साथ निकाला था। डीसी बांडीपुरा ने बांडीपुरा गुरेज सड़क पर सफर करने वाले मुसाफिरों से अपील की कि वो सफर करने से पहले कंट्रोल रूम से राब्ता करें और महकमा मौसमियात और गुरेज इंतजामिया की जानिब से जारी की गई एडवाइजरी की तरफ ध्यान दें। परसों जो अचानक बर्फबारी हुई और कुछ लोग गुरेज से बांडीपुरा की तरफ आ रहे थे और कुछ लोग बांडीपुरा से गुरेज की तरफ जा रहे थे, तो कोशिश हमने की कि इमीडिएटली उन सारी गाड़ियों को अपने अपने जो मंजिल मकसूद है उस तक पहुंचाया जा सके। लेकिन कुछ 20 के करीब गाड़ियां राजदान टॉप पर फंस गई और फिर बहुत देर तक बहुत ही मेहनत के बाद उनको वहां से निकाला गया। लेकिन एक एम्बुलेंस जो है वो रात देर तक वहीं फंसी रही और फिर कल सवेरे हमने उसको रिट्रीव किया और उसमें जो थे पैसेंजर्स थे उनको फिर हमने यहाँ बांडीपुरा लाया पुलिस, आर्मी और बीकन के असिस्टेंस से। अभी ये जो गुरेज रोड है इसको हमने रेस्टोर किया है, अभी लोग आ जा सकते हैं। कस्बे पुलवामा के डलीपुरा इलाके की आबादी ने पीने के पानी की अदम दस्तियाबी पर एहतियाती धरना दिया और एहतजाजियों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ धरना देने से इलाके में काफी देर तक ट्रैफिक की नकलो हमल मुअत्तल रही। एहतजाजियों का कहना है कि उन्हें गुज़िश्ता 2 माह से पीने के पानी का काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता 4 बरस से अक्सर और बेशतर पानी की किल्लत पाई जा रही है।
5 मिनटन आब दोहस पे हावन शाम तक 3 दुह आब 4 दुह आब कहें आब मूजूब मजबूर ये बंद कर खतर ना 4 वरी मसल चलान इथे कन कल अक्सर सुबह ब्या बकर मसला हल गो जून मसला हल यूत वन तान बे गए मजबूर यह कर खतर आब अगर फीस बकाया दबिन फीस बकाया करो अदा। आर्यन वैली लद्दाख में दाह, हनू, दारचक और गरकून के दिलकश देहात पर मुहित है। आर्यन वैली अपनी अलग सकाफत, कदीम रिवायत और शानदार कुदरती खूबसूरती खास तौर पर मर्दों ख़वातीन के मुनफरिद लिबास के लिए काफ़ी मशहूर है। इन लोगों के मखसूस लिबास होते हैं। मर्दों और ख़वातीन का रिवायती लिबास उनकी मुनफरिद सकाफत, रिवायत की अक्कासी करता है। इसमें गोंचा, फूलों की सजावट के इस्तेमाल के साथ मर्दों और ख़वातीन के सर का लिबास, ख़वातीन के जेवरात और मकामी जूते शामिल हैं। ये उनकी रग़बत में इजाफा करता है और साबिक़ सरपंच हनू गांव ने बताया कि लद्दाख में आर्यन वैली ने अपनी मुनफरिद सकाफत और रिवायत के लिए पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की है। देखिए, आर्यन वैली जो है ये लद्दाख का सबसे पहले जो जनजाति है जो लद्दाख में बसे थे। तो ये माना जाता है कि ये लोग जो है 200 BC में जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट के आर्मी के साथ आए थे और तब वो लोग जाके जो है शास्त्र, हुंजा और नगर जो रिसेंटली पीओके में है वहाँ बसे थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो लोग माइग्रेशन करके हनू की तरफ आए थे। तो तब जाके वो लोग 3 भाई आए थे जो है क्या गालो, मेलो और दुलो, जो कि सबसे बड़ा भाई जो गालो था वो हनू में बसे थे और दूसरा छोटा भाई जो मेलो था वो दा की तरफ गए थे और जो दूलो थे वो गानोक्स की तरफ गए थे। तो ये तीनों का समझिए तो हमारे जो एंसेस्टर्स है जो पूरा आर्यन वैली का जो है वो एक ही परिवार के थे। तो इसका जो कल्चर का जो महत्व है, एक ऐसा कम्युनिटी है जो होल लद्दाख में बहुत ही मशहूर, इवन लद्दाख को छोड़ के पूरे भारतवर्ष और पूरा दुनिया भर में आज इस कल्चर के बारे में रिसर्चर्स बहुत आते हैं, इसको देखने के लिए आते हैं, इसके बारे में पढ़ने के लिए आते हैं। तो देखिए कल्चर का जो महत्व है वो आर्यन का जो है अभी बहुत ही मतलब एक पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। जो इसके लिए बारे में लोग जानने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ के लोगों का जो रीति रिवाज से यहाँ पे जो रहते हैं, कैसे खेती बाड़ी होता है, इन सब के बारे में भी रिसर्चर्स आके यहाँ पे रिसर्च करते हैं। मीरवा में कश्मीर के महाआचार्य अभिनव गुप्ता का सदियों से कायम है और इसको काफ़ी मुक़द्दस जगह माना जाता है। इस गार की बड़ी तारीख़ी अहमियत है। बताया जा रहा है कि 9वीं सदी के कश्मीरी फ़लसफ़ी महाआचार्य अभिनव गुप्ता बीरवा के इस गार में अपने 1200 साथियों के साथ इबादत की गर्ज से गए थे। बाद में वो वापस नहीं लौटे। ये जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, ये जो हमारे पीछे एक होली केव है, ये 9वीं और 10वीं सदी के बीच में दुनिया के एक बहुत बड़े स्कॉलर, एक पॉलीमेथ, एक ऐसे लेजेंड थे जिन्होंने ना सिर्फ एक ऊंचा मुकाम हासिल किया बल्कि कश्मीर के कल्चर को भी आर्किटेक्ट किया। इन्हें हम कश्मीरी कल्चर के, जो हमारा एक यूनिक कल्चर है, उस कल्चर के आर्किटेक्ट के नाम पे भी जानते हैं। महाआचार्य अभिनव गुप्ता कहा जाता है, किताबों में है, हमारे लिटरेचर में है, हमारी हिस्ट्री में है और ये हमारी विरासत है, जैसे आपने खुद फरमाया। वो पूरे दुनिया में उन्होंने अपने इल्म को फैलाया, फिर पूरी दुनिया से उनके 1200 डिसाइपल्स, स्टूडेंट्स जमा हुए। फिर आखिरी वक्त में वो उन सारे स्टूडेंट्स को लेकर इसी बीरवा बडगाम में आए और इस गार में चले गए इबादत के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए। और उस वक्त जो दुनिया में तालीमात का जो दौर था, उस हिसाब से, उस लेवल से वो दुनिया के टॉप मोस्ट स्कॉलर्स में माने जाते थे। हालांकि अभी तक ये एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है। वो इस गार में चले गए, वापस कभी नहीं आए। ये हमने हमारे बुज़ुर्गों से सुना है, किताबों में देखा है, हिस्ट्री में पढ़ा है, और जो हमारा लिटरेचर है, जो हमारी सकाफ़त और तमद्दुन को हमारे सामने पेश करता है, उसमें ये बिल्कुल सुनहरे अल्फाजों में लिखा गया है। राजौरी ज़िले के सरहदी देहात में रहने वाले लोग दूध का कारोबार करते हैं, लेकिन उन लोगों का मसला ये है कि सरकारी स्कीम उनके इलाकों तक नहीं पहुंचती। इनके जानवरों का भी बीमा नहीं होता। लोगों का कहना है कि दूध बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इसी पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन सरहद पर रहने वाले लोग सरकारी स्कीम, खासकर महकमे मवेशी पालन का
की स्कीमों का फायदा नहीं उठा पाते। उनका कहना है कि इंतजामिया उनको इस स्कीमों के बारे में जानकारी दे। मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। ये डेयरी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये गायें जो हैं यहाँ के लोगों ने रखी हुई हैं और दूध का एक अच्छा खासा व्यापार यहाँ पर ये लोग करते हैं और इनका रोजी रोटी जो है वो इसी दूध से चलती है, क्योंकि इस दूध को ये बिक्री करते हैं और बिक्री करने के बाद अपना गुजर बसर जो है ये तमाम लोग करते हैं। क्या कहेंगे जी, क्या नाम है आपका? नाम है हमारा राजेश कुमार सर। राजेश जी, कितनी गायें आपने रखी हुई हैं? हमें 7 गाय रखी हुई हैं। अच्छा, कितनी दूध बिक्री करते हो डेली करते हो? दूध 60 लीटर होता है, वो बिक्री करते हैं। इस गाँव में और भी लोगों ने और लोगों ने गायें रखी हुई हैं, गाय भैंसें बहुत हैं इधर। हाँ, दूध का अच्छा व्यापार होता है? व्यापार अच्छा होता है, टाइम पास हो जाता है हमारा। क्या क्या निकलता है दूध से, क्या क्या बनाते हो? दूध से हम दूध जो है डेली में देते हैं, खोया भी निकालते हैं, इधर पनीर भी निकालते हैं, मिल्क केक भी बनाते हैं। मिल्क केक हाँ, दूध से बनता है। हाँ, वो दूध कितना से फायदा होता है उससे? उससे सर बन जाता है, हमारा दूध जो है 40-47 रुपये लीटर बिक जाता है। तो ये गायें कितनी कीमत की होगी? लाख रुपए की? गायें तो ये तो भी 6-7 लाख की तो होंगी। हम चाहते हैं हमें जो नई नई स्कीम है वो मिले तो अच्छी है, यानी इसको व्यापार को और बढ़ावा मिले। व्यापार को बढ़ावा मिले, ये तो अच्छा है। इन लोगों का जो डिपेंड है सिर्फ और सिर्फ दूध पर है। दूध से ही ये पनीर निकालते हैं और दूध से खोया, जहाँ का एक मशहूर खोया है, केक है, वो भी ये बनाते हैं। और इनका ये कहना है कि सरकार की इस ओर तवज्जो जो है वो और ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इस व्यापार को ये बढ़ाएं और सरकार की स्कीमों का लाभ जो है वो इन्हें मिलना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के शहर गाँव से मैं शक्तिशाली। मेंबर असेंबली राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने पुलवामा के रुहमो इलाके का दौरा करते हुए कहा कि तिब्बी शोबे को बेहतर बनाने की काफ़ी ज़रूरत है। मीर ने मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात करते हुए लोगों की मुश्किलात से आगही हासिल की। उन्होंने रुहमो अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में तिब्बी अमले की कमी के साथ साथ एम्बुलेंस मैसर न होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुतालबा किया रुहमो और पुलवामा के दिही इलाकों में तिब्बी ढांचे को बेहतर बनाया जाए। तरह से हेल्थ सेंटर में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वो फैसिलिटीज़ कहीं भी नहीं है। इसका सबसे बड़ी वजह यही है कि जो 2019 5 अगस्त के बाद जो रिटायर हुआ तो उसकी जगह पर कोई नया डॉक्टर आया नहीं है। डॉक्टरों की कमी है, वैकेंट पोस्ट्स है, अटैचमेंट ज़्यादा है। इसलिए मैं यहाँ इसीलिए विज़िट कर रहे हैं हम प्राइमरी हेल्थ सेंटरों की। कम से कम फैसिलिटीज़ लोगों को मिलनी चाहिए। यहाँ जो है अगर आप देखेंगे पावर का सिस्टम है, ख़राब है। पावर यहाँ एक्सरे मशीन नीचे है, लेकिन उसको वो पावर का सिस्टम ही नहीं है, कैसे चलेगी? लोगों को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जो यहाँ खामियाँ थी, जिसमें इसमें पावर की खामी है, यहाँ जन सेट होना चाहिए। यहाँ एम्बुलेंस ऑटो रखा गया है। एम्बुलेंस जो ऊपर के यहाँ पहाड़ी इलाका है, वहाँ पहाड़ी इलाके में वो जा नहीं सकती है। एम्बुलेंस का काम है कि तुझन से और किसी जगह से अगर कॉल आए तो ये दौड़नी चाहिए वहाँ तक। जब ये चढ़ नहीं सकती है चढ़ाई, तो फिर एम्बुलेंस का क्या फ़ायदा है? जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जिस्मानी तौर पर खास अफराद की सलाहियतों को उभारने के लिए शहीद मुजम्मिल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ और टूर्नामेंट का इफ्तिताह SSP अनंतनाग डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ने किया। उनके हमरा SP शेख सज्जाद, DSP हेडक्वार्टर अयूब रातर और दीगर मुतल्लिकीन भी मौजूद रहे। SSP अनंतनाग ने कहा कि वो दिही और शहरी सतह पर इस तरह के प्रोग्रामों को आगे बढ़ाए जारी रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स अनंतनाग में अनंतनाग पुलिस ने एक स्पेशली एबल्ड यूथ के लिए एक क्रिकेट मैच आयोजित किया गया। इसमें हमारा मेन उद्देश्य है सबको समान अवसर और समर्थन करना। इस तरह इवेंट्स हम करते रहेंगे। इन यूथ के लिए अनंतनाग पुलिस से जो भी मदद चाहिए करने के लिए हर वक्त तैयार है। अनंतनाग पुलिस देयर सर्विस ऑलवेज।
सयाती मकाम गुलमर्ग में ज़्यादातर सयाह बर्फबारी देखने के शौकीन होते हैं और बेंगलुरु से आए हुए एक जोड़े ने बर्फ़ देखने के लिए अपनी वापसी की एयर टिकट मनसूख की और बर्फ़ देखने के लिए गुलमर्ग पहुंचे। इस जोड़े को कल ही अपना टूर मुकम्मल करके वापस निकलना था, मगर उन्हें पता चला कि गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है तो उन्होंने अपनी टिकट मनसूख कर दी। बर्फबारी होती है और सयाह खुश होते हैं और ज़्यादातर टूरिस्ट जो है वो स्नोफॉल देखने के लिए ही आते हैं। हमारे साथ ये जोड़ा जो है और ये कल वापस निकल रहे थे, बेंगलोर से ये आए हैं और जो ही उन्होंने सुना है कि गुलमर्ग में और बर्फबारी हुई है कोंगडोरी और अफरवट पीक पे, तो उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल कर दी है और उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है और ये श्रीनगर से गुलमर्ग पहुँचे हैं सिर्फ स्नो देखने के लिए। इन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे। जी बताया, आप कल वापस जा रहे थे और बर्फबारी देखने के लिए आपने टिकट कैंसिल की है, क्या है वो? मेरा पैकेज जो लीडर है ना, उसके साथ हम लोग बात करके आज कल हम लोग देखा है ना, वो मौसम तो थोड़ा अच्छा आ रहा था, सो बर्फ़ भी गिरा के लिए ऑलमोस्ट चांसेस ज़्यादा था। इसके लिए हम लोग बात करके वो लोगों को बोल दिया एक दिन को एक्सटेंड तो करना ही पड़ता है, बिकॉज उधर से हम लोग साउथ से आए हैं, बेंगलुरु से। कल ही वापस जा रहे थे? कल जाना था, बट इसके लिए हम लोग रुक के जा रहे हैं। बहुत खुश हो रहे हैं, फाइनली भी कश्मीर पे बर्फी है, बड़ा एक्साइटिंग थिंग है ना, सो हम लोग तो बहुत खुश हो गए। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे? Yeah, same here. So we came here like last 7 days ago, so there was no snow anywhere. So Lanmarg we went everywhere, there is no snow. So yesterday night we have seen this snow, so we were so excited. So today we are so happy to see this snow. तो नाज़रीन, आपने सुना है कि इतनी खुशी का इजहार उन्होंने किया है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्सटेंड किए है और सिर्फ स्नो देखने के लिए, और इस तरह उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सयाह आए और इस बर्फबारी का आनंद ले सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कोंगडोरी गुलमर्ग से मनीर हुसैन हुर्रा। रियासी जिले में यात्रियों से भरी बस और एक मिनी बस में टक्कर हुई। इस हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये लोग भगवान शिव के दर्शन करने जा रहे थे जब उनकी बस रियासी में चंद किलोमीटर पहले 16 गांव के करीब हादसे का शिकार हुई। वो एक खाली मिनी बस से टकरा गई। ड्राइवर मौके से फरार हुआ, लेकिन इंतजामिया की टीम मौके पर पहुंच गई। रियासी के डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन भी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। अकीदमंदों को यकीन दिलाया कि इंतजामिया उनकी मदद के लिए हाजिर है। आए थे माँ वैष्णो देवी के दर्शन, हम यूपी सीतापुर से आए थे माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। हमने परसों आए थे, कटरा में रुके थे रूम लेकर के। कटरा से हमने गाड़ी बंधाई है, इससे हम जा रहे थे सुखड़ी जाते हुए रास्ते में हादसा हुआ है। करीबन 12 लोगों के चोट आई है, जिसमें 2 लोगों के हाथ में चोट आई है, तो टूटने की आशंका है। बाकी इलाज होने पर मालूम हो जाएगा, डॉक्टर सब करेंगे उसका। इंजर्ड है 15-20 लोग, बहुत ज्यादा इंजर्ड है। उसका तो हाथ टूट गया है और सब तो ये नाक फट गई है उसकी, और आंखें भी, और किसी के मुंह में लगी, किसी की उसमें लगी है। बाकी सबके मुंह फटे हैं, कहीं किसी का वो हुआ है। सब एक बस और एक मैटाडोर में आपसी टक्कर हुई है। मैं कटरा जा रहा था किसी फंक्शन के लिए, तो पता चला माइनर इंजरीज हैं। कुछ यात्रीज को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। मैंने हॉस्पिटल को भी बता के रखा है, कोई चिंता की बात लग नहीं रही। विल टेक दी डिटेल्स लेटर ऑन ऑल्सो। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इसमें बेसिकली एक्सीडेंट जो हुआ है, वो मैटाडोर गलत साइड पे चल रही थी। हमने कहा है तो सीजर करने के लिए, और जो ड्राइवर है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। मैं फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग ध्यान से गाड़ी चलाएं, क्योंकि हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। लोग अगर तरीके से चलेंगे तो कोई भी ऐसा हादसा बचाने की सबको पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। भाई हो रही है, आप जान रहे हैं, हम कुछ डिसीजंस लिए हैं। अगर कोई गलत ड्राइवर या किसी की नालायकी की वजह से, मैं गलती नहीं कहूँगा, नालायकी की वजह से अगर जान या माल का नुकसान होता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश ऑलरेडी दे दिए गए। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।